सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम जानेंगे कि सुंदरबन डेल्टा क्या है, क्यों ये ख़त्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए दिल्ली और ढाका यानी कि इंडिया और बांग्लादेश को क्यों यूनाइट होना पड़ेगा, तब जाके इसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले सुंदरबन डेल्टा के बारे में जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैनग्रोव ट्रीज समझते हैं। तो मैनग्रोव ट्रीज़ क्या हैं? ऐसे श्रब्स या ट्रीज़ जो कि पानी में उगते हैं। पानी में कौन से? कोस्टल वाटर। ये रहे कोस्टल वाटर्स और इसके बीच में ये जो पेड़ उगे हुए हैं, यही है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये पूरा हम देख सकते हैं, पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो एक बहुत यूनिक इकोसिस्टम है। ये अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ को रहने का मौका देता है, लेकिन पिछले कई सालों में ये ख़त्म होता जा रहा है और इसके कुछ रीज़न्स हैं। हमें उन रीज़न्स को क्वेश्चन करना होगा और एक अपील करनी पड़ेगी कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो पहले मैनग्रोव फॉरेस्ट की लोकेशन देख लेते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो ये सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबन डेल्टा, ये 3 मेजर रिवर्स जो इंडिया और बांग्लादेश की है, उन तीनों के डेल्टा पर हैं। इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। 3 कौन कौन सी मेजर रिवर है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना। मेघना रिवर बांग्लादेश में है और गंगा और ब्रह्मपुत्रा इंडिया में भी है। गंगा जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश घुसती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। इन 3 मेजर रिवर्स के डेल्टा पर हैं और इसको बॉर्डर करते हैं। एक तो ये हुगली रिवर है और दूसरी यहाँ पे बालेश्वरी रिवर है। इन दोनों रिवर के बीच में ये डेल्टा जो फॉर्म हो रहा है, यही है अपना सुंदरबन डेल्टा। आप ये इंडिया और बांग्लादेश के मैप पर भी देख सकते हैं, इस जगह पर ये लोकेटेड है। और इसकी ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट आप ये देख सकते हैं, यही है सुंदरबन डेल्टा का मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसमें एक ख़ास तरीके के पेड़ पाए जाते हैं जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ये रहे सुंदरी ट्री, कुछ ऐसा दिखता है। ये इसकी जड़ें आप देख सकते हैं पानी के अंदर जा रही है। ये बहुत ख़ास किस्म के ट्री हैं। इसमें कुछ फेमस प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। ये एंटी कैंसर तक का इलाज किया जा सकता है इस पेड़ से बनाए गए प्रोडक्ट्स से। और इसको काटा जा रहा है, तो काटने की वजह से क्या है, फॉरेस्ट काटते जाएं कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके काटने पे तो रोक होना चाहिए, इसीलिए प्लांटेशन भी बन रहे हैं, बट स्टिल इसकी कटिंग अभी भी चल रही है। उसको कम्प्लीटली रोकने की ज़रूरत है। और रॉयल बंगाल टाइगर तो यहाँ के सबसे फेमस टाइगर्स हैं ही। एक अलग किस्म के टाइगर्स होते हैं और ये इसी रीजन में पाए जाते हैं। अराउंड 180 से ज़्यादा टाइगर्स हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ टाइगर के साथ साथ कुछ ऐसी कैट की स्पीशीज़ भी है जो टाइगर से मिलती जुलती है। यहाँ पे फेमस प्रे है, उसका नाम चीतल है। चीतल जानते होंगे, एक डियर के ही कैटेगरी का होता है ये चीतल। वाइल्ड बोअर यानी कि जंगली सुअर, ब्राउन हेड किंगफिशर्स, ये ऐसे बर्ड्स पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि एक अलग ही इकोसिस्टम है। यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो दूसरे इकोसिस्टम में सर्वाइव ना कर पाए, उनको ऐसे ही मैनग्रोव फॉरेस्ट चाहिए जिसमें पेड़ पानी दोनों एक साथ मिले हों, और कोस्टल वाटर, सबसे बड़ी बात कोस्टल वाटर होना चाहिए। टाइगर अटैक्स भी यहाँ पे कॉमन है। अगर 2001 से लेकर के हम 2010 का डेटा देखें तो उसमें बहुत सारे टाइगर अटैक्स हुए हैं इंसानों पे। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 450 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, एनिमल स्पीशीज़। तो सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे कुछ और स्पीशीज़ भी है। और ये स्पीशीज़ क्या है? ये स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो अभी अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे कभी ना कभी जा कर के। इनका नामो निशान मिट जाएगा धरती से। और इनको प्रोटेक्ट किया गया तो शायद ये ज़्यादा भी हो, तो ज़्यादा होने से एक तरह से जो फूड चेन को मदद मिलती है इससे। और ये हमारा हक बनता है, अगर ये एंडेंजर्ड स्पीशी है
तो इसमें ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है कि ये इस जगह पहुंच चुके हैं कि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं दुनिया से। तो ऐसा हम नहीं चाहते। तो इसमें कौन कौन से स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ये एस्टुअरीन क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल, ये एक अलग तरीके के क्रोकोडाइल्स हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये गैंगेटिक डॉल्फिन, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रही है, इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैंगेटिक डॉल्फिन, ये ऑलिव रिडले टर्टल, ये तो थोड़ा डरावना सा भी लग रहा है। इसका नाम है वाटर मॉनिटर लिजर्ड। वाटर मॉनिटर लिजर्ड है। ये सारी स्पीशीज़, इन सबको बचाने की ज़रूरत है। तो इसको बचाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ह्यूमंस की। ह्यूमन इनको मारे ना, और अगर ह्यूमन इसे नहीं मारेंगे तो कुछ नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से ख़त्म हो रहा है। इस नेचुरल फैक्टर के पीछे भी एक तरह से ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इनको बचाना पड़ेगा। तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम की लिस्ट निकालते रहती है, और इस रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम में एक नाम सुंदरबन डेल्टा का भी है। रेड लिस्ट में वो बायोडाइवर्सिटी या वो इकोसिस्टम के बारे में बात की गई है जो एंडेंजर्ड, यानी कि एंडेंजर्ड, ये रहा एंडेंजर्ड, यानी कि थ्रेटेंड, इस कैटेगरी में आ चुका है। लीस्ट कंसर्न मतलब कि वो इकोसिस्टम या वो स्पीशी इतनी ज़्यादा है कि उसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। एंडेंजर्ड वो है कि अभी इसकी देखभाल की ज़रूरत है, वरना ये एक्सटिंक्ट यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है। सुंदरबन डेल्टा भी एंडेंजर्ड है। IUCN की लिस्ट एक बहुत ही क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। प्लस अगर ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए तो इससे नुकसान भी हमारा है, ये हमें समझना पड़ेगा कैसे। ये फॉरेस्ट क्या करते हैं? एक बायोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करते हैं जो प्रोटेक्ट करता है। जब भी यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, यहाँ पे सुनामी आती है, तो जो सुनामी का प्रेशर होता है ये फॉरेस्ट अपने ऊपर झेल लेता है और पीछे नहीं जाने देता कंट्रीज़ में। तो पीछे जब कंट्रीज़ में नहीं जाता है तो लोग कोस्टल एरिया में जो रहते हैं या उसके पीछे जो लोग रहते हैं वो, उनकी लाइफ को रिस्क इतना नहीं है। लेकिन अगर ये ख़त्म होगा तो जब भी साइक्लोन हिट करेगा या सुनामी आएगी, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट आज तक बचा देता था, यानी कि सुंदरबन फॉरेस्ट आज तक बचा देता था, वो नहीं बचा पाएगा और यहाँ पे लोगों को ही खतरा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में सुंदरबन फॉरेस्ट कम हुआ है, और कम होने से क्या हुआ कि 6000 से ज़्यादा फैमिलीज़ होमलेस हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुनामी आ जाती है, कभी साइक्लोन आ जाता है, इस वजह से ये फैमिलीज़ क्या हुई है? होमलेस हुई है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ वो है लैंड जो है यहाँ की, वो लैंड भी पानी से ढकती जा रही है क्योंकि सी लेवल राइज़ हो रहा है। सी लेवल राइज़ होने की वजह से इधर जो लैंड है वो पानी में डूबते जा रहा है, जिसकी वजह से 6000 फैमिली तो होमलेस हुई है, प्लस 70,000 लोगों के ऊपर भी खतरा अभी है कि इनको भी अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ सकता है। ये भी कुछ ऐसे रीजन में पहुंच चुके हैं कि कुछ सालों में इनको भी खाली करना पड़ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। अब कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये इकोसिस्टम आ गया। इसको क्या रीज़न्स भी तो होने चाहिए ना, कि क्या क्या रीज़न्स है, ये आखिरकार क्यों ख़त्म हो रहा है, क्यों इस लिस्ट में आ चुका है ये। तो उस रीज़न्स पे अब बात करते हैं एक एक करके। अब आता है राइज़ ऑफ सी लेवल। तो सी लेवल राइज़ के ऊपर देखते हैं। ये रहा ओरिजिनल सी लेवल, ये रहा न्यू सी लेवल, ये वाला। तो ओरिजिनल सी लेवल पहले था, उससे ऊपर अब न्यू सी लेवल चला गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पोल्स है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, वहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ पे आइस मेल्ट होने लगे हैं। और आइस वहाँ से मेल्ट होकर के क्या है कि ओशन में जो पानी है उसका वॉल्यूम बढ़ा रही है। उसकी वजह से जो पहले सी लेवल हुआ करता था, अब उससे सी लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी तो इतना बढ़ा है, कभी इतना हो जाएगा, कभी इससे भी ऊपर, कभी उससे भी ऊपर, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ गया है इंडस्ट्रीज से, पोल्यूशन बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि सनलाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसको ट्रैप कर लेता है। तो ट्रैप करने की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, और उसकी वजह से आइस मेल्ट होती है और सी लेवल राइज होता है। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इतना ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, इसको करने के पीछे कौन है?
हम ह्यूमंस ही हैं इसको करने के पीछे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और जो कार्बन का एमिशन है उसको कम करना पड़ेगा। दूसरा, साइक्लोन यहाँ पे हिट करते रहता है। 2004 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम है साइक्लोन सिडर, SIDR। ये एक साइक्लोन आया था, इसने पूरे सुंदरबन को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया और 40% फॉरेस्ट था उसको डैमेज कर दिया। जो भी पेड़ थे, जो भी वाइल्ड लाइफ थी, उसको डैमेज कर दिया। अभी कुछ नहीं, कुछ ही साल पहले की बात है ये। और ये कब फिर से आए, कब ऐसा हो जाए, कब फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए, ये हमें भी नहीं पता। इसी के साथ साथ एक रीज़न है, वो है इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ वाटर। सैलिनिटी यानी कि जो सॉल्ट का कंटेंट है पानी में, वो बढ़ रहा है इस सुंदरबन रीजन में। सुंदरबन रीजन में क्या है कि जो रिवर्स से फ्रेश वाटर आता है, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, इनसे जो फ्रेश वाटर आता है वो ओशियन का पानी जो कि सॉल्टी पहले से ही होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इस पानी के साथ मिक्स होता है। ऐसे रीजन पे जहाँ पे साफ़ पानी ख़राब पानी से मिक्स होता है, उस रीजन पे सुंदरबन डेल्टा है। तो अब क्या है कि जैसे जैसे अगर फ्रेश वाटर कम होता जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सॉल्टी वाटर ज़्यादा डोमिनेट करेगा। सॉल्टी वाटर डोमिनेट करने के पीछे सबसे पहला रीज़न है ये फ़रक्का बैरेज। फ़रक्का में ये बैरेज बनाया गया है, यानी कि पानी को ऐसे लिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सुंदरबन फॉरेस्ट में जितना पानी पहले जाया करता था उससे कहीं गुना कम हो गया है। तो जो सॉल्ट का कंटेंट है उस रीजन में वो बढ़ा है। इसी के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब इवेपोरेट होता है यहाँ से पानी तो सॉल्ट बच जाता है यहाँ पे। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर फ़िश फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, फ़िश के फार्म्स हैं यहाँ पे। तो उस पर क्या ख़तरा है कि जैसे जैसे सॉल्टी वाटर बढ़ रहा है, हर फ़िश की एक लिमिट होती है सॉल्ट को झेलने की। आप भी अपने साथ देखिए कि अगर आप एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें थोड़ा नमक मिलाया, थोड़े नमक वाला पानी आप पी लेंगे, बट अगर आपने उसमें कुछ ज़्यादा ही नमक मिला दिया आप पी ही नहीं पाएंगे। सेम यहाँ पर भी है केस। यहाँ पे जो मछलियाँ हैं, इन मछलियों में जो सॉल्ट रेसिस्टेंस कैपेसिटी है वो अगर एक्सीड कर जाएगी तो मछलियाँ भी मर जाएगी। मछलियाँ मर जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है फ़िश फार्मिंग का, फार्मर्स को नुकसान है इससे। प्लस जो यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती है, जैसे फार्मर्स क्रॉप उगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉप भी नहीं उगती क्योंकि पानी ही कुछ ज़्यादा सॉल्टी हो गया है। कुछ एक लिमिट में होना चाहिए सॉल्ट। तो इसके पीछे भी ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। ये बैरेज हो गया, चलिए बैरेज के अपने यूजेज हैं, बट उसकी वजह से सुंदरबन फॉरेस्ट अफेक्ट हुआ है। इससे अच्छे प्लान्स भी लाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग तो था ही एविल। इस रीजन में एक्सट्रीम पॉवर्टी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी से क्या मतलब है कि जो यहाँ पे एक आदमी की एवरेज तनख्वाह है वो 1 USD से भी कम है। USD मतलब 80 रुपये आज के टाइम पर। यहाँ पे आदमी 80 रुपये से भी कम कमाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गरीबी है यहाँ पे। 80 रुपये में एक मूवी टिकट नहीं आती है, 80 रुपये इनकी तनख्वाह है। क्योंकि रीजन ही ऐसा है, यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कभी साइक्लोन आता है तो यहाँ पे कभी टाइड आ जाती है, कभी सुनामी आ जाती है। तो एक अनसर्टेनिटी में ये लोग जी रहे हैं। कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी नहीं आता यहाँ पे कि अगर आज कुछ डेवलपमेंट हो गया कल फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो ख़त्म हो जाए। इस वजह से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गरीबी है। एक रीज़न क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि लोगों के कितने लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे अराउंड 800 से 900 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, उस रीजन में 800 से 900 लोग रह रहे हैं। तो ये समझ आता है कि कितनी ज़्यादा गरीबी है, कितना ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। एक ख़तरा है जो वहाँ पे रह रही औरतें हैं, औरतों के साथ, क्योंकि फ़िश पकड़ने का काम ज़्यादातर वहाँ पे औरतें ही करती हैं। तो फ़िश पकड़ने के लिए क्या होता है कि ये लोग खारा पानी यानी कि सॉल्टी वाटर में, यानी सलाइन वाटर में, तो जब ये खड़े रहते हैं उधर
तो औरतों के साथ क्या है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उस रीजन में मिसकैरेजेस और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए भी मिला है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी उस जगह की कितनी डूबी हुई है। तो ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। इतने एक ब्यूटीफुल जगह पे लोगों की ऐसी हालत है। एक और रीज़न है जिसको कहते हैं लैक ऑफ बायलैटरल कोलैबोरेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी, जो दोनों के दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं अपने अपने कंट्री के, इन्होंने एक इनिशिएटिव तो लिया था 2015 में कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप तो बनाएंगे, यानी कि JWG तो फॉर्म करेंगे इस इशू को देखने के लिए, जो मैंने इश्यूज़ आपको बताए उसको मॉनिटर करने के लिए। पर बात ऐसी है कि इस JWG की मीटिंग, जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग सिर्फ आज तक एक बार हुई है, वो भी 2016 में। तो कमेटी तो बना दी गई थी बट उसको सीरियसली नहीं लिया गया। वो कोई ऐसी बड़ी कमेटी नहीं है जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। वो बस ठीक है नाम के लिए बना दिया, जैसे ये इंडिया और बांग्लादेश ने बनाया, मिल कर के कोलैबोरेट करेंगे, बट कुछ नहीं हो रहा उस पर, कुछ भी नहीं हो रहा उस पर। एक मीटिंग, वो भी 4-5 साल पहले आज से। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम से। एक तो सबसे वर्स्ट उम्मीद है कि ये फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए। एक तरह से इंडिया की शान है। इंडिया अगर एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता है तो इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पास सारे के सारे वर्ल्ड के फ़िज़िकल फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट ख़त्म हुआ तो उसमें इंडिया का ही नुकसान है, और अगर इंडिया इसको बचाने में कामयाब रहा तो इंडिया का ही नाम होगा वर्ल्ड लेवल पे, कि एक इंस्पिरेशन दे पाएंगे वो लोग वर्ल्ड को कि हमने एक मैनग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया है। और जो कोस्टल रीजन में रहने वाली जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं उसको भी मोटिवेशन मिलेगा। वो इंडिया का एग्जांपल लेंगे कि देखो इंडिया ने कैसे प्रोटेक्ट किया, हम भी प्रोटेक्ट करेंगे अपनी कंट्री को ऐसे। तो इंडिया क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, इंडिया अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जितना काम इंडिया को करना है उतना बांग्लादेश को भी करना है, दोनों को कोलैबोरेट करना है। सिंपल, वैसे नहीं जैसे पहले किया था JWG बना करके इन्होंने तो काम तमाम ही कर रखा है। 2016 में एक बार मिले, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। इनको एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ेगी। हाई लेवल कमेटी में हाई लेवल एक्सपर्ट्स होंगे, प्लस उसमें लोकल्स को मौका देना चाहिए। जो लोकल गरीबी में जी रहे हैं, 1 USD से कम पैसे कमा रहे हैं, उन लोकल को एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उस स्कीम के अंडर, कि सुंदरबन को बचाएं कैसे। एक ज़्यादा फंड रिलीज़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दोनों देश की सरकारों को, क्योंकि एक इंटरनेशनल चीज़ है। दूसरा, कुछ एक ट्रीटीज़ पहले भी हुई है, ये पहली बार नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश को आगे आना पड़ेगा। अमेज़ॉन कोऑपरेशन ट्रीटी भी बनी थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसमें जो भी अमेज़ॉन रिवर के आसपास वाली कंट्रीज़ है, जैसे कि ब्राज़ील और बॉर्डरिंग नेशन, इन सब ने मिल कर के एक अमेज़ॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसी के साथ सेनेगल रिवर बेसिन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हुई। ये वेस्ट अफ्रीका में एक रिवर है, सेनेगल रिवर। तो इन लोगों ने कैसे, इन कंट्रीज़ ने कैसे अपने चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया, इन एग्ज़ाम्पल से सीखना पड़ेगा और सीख करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ को, और दोनों कंट्रीज़ ये कर सकती हैं। इसके साथ साथ मल्टी सेक्टरल अप्रोच क्या है, जैसे JWG थी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप। ये ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ या तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यही दो मिनिस्ट्री चला पा रही थी। तो इसमें सिर्फ 2 या 3 मिनिस्ट्री से काम नहीं होगा, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे सेक्टर्स क्या, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज़्म बढ़ सकता है। टूरिज़्म अगर बढ़ेगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह, लोग घूमना चाहते हैं, तो अगर टूरिज़्म बढ़ेगा वहाँ पे तो लोकल्स के पास भी पैसा आएगा, प्लस गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम को देखना पड़ेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फिशरी मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल, होम अफेयर, हर किसी को हर तरीके से इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे कम्युनिटीज़ का भी डेवलपमेंट करना है और एनवायरनमेंट को भी बचाना है। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल टर्म्स दोनों तरीके से देखा जाए
तो मल्टी सेक्टरल अप्रोच करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, रेजिलिएंट हाउसिंग, ऐसे हाउसिंग के तरीके जिससे कि अगर बाढ़ आए या सुनामी आए या साइक्लोन आए तो घर वहाँ पे ऐसे बनने चाहिए कि वो उससे बच जाएं। स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड, रेजिलिएंट हाउस होल्ड चाहिए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है उसके लिए। जो भी केमिकल ऑयल स्पिल्स हो जाती है, स्पिल्स होना मतलब गिर जाते हैं पानी में, उस पर कंटिन्यूसली नज़रें रखनी पड़ेंगी। ऐसा हो रखा है एक बार, ऐसा नहीं कि ऑयल स्पिल नहीं हुए, एक बार ऑयल स्पिल हुआ था, कुछ मिलियंस ऑफ लीटर्स, लाखों लीटर पानी में गिर गए इसी रीजन में, और वो फैल गए पूरे इस बेसिन में। तो आप सोच सकते हैं उस स्पिल से कितना नुकसान हो सकता है वहाँ पे रह रहे प्लांट्स, एनिमल्स, सब चीज़ को। तो इन सब चीज़ों पे मॉनिटर करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें हैं, और ये ऑयल स्पिल फिर से नहीं होनी चाहिए। इको टूरिज़्म बढ़ सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जैसे कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो जितनी जल्दी लोकल्स को बता दिया जाए उतनी जल्दी बता देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो उनको बताने के लिए लोकल वार्निंग सिस्टम, कुछ ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो उनको अवेयर करे, तो फिर वो लोकल्स अपना एक्शन स्टेप्स खुद ले सकते हैं। लोकल्स को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी देश को या किसी भी जगह को डेवलप करने का। लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की है, यानी कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, वहाँ की ग्राम पंचायत, उन सबको मिल कर के जो क्रॉप्स हैं जो सलाइन वाटर में उगाए जा सकते हैं, उन क्रॉप्स की नॉलेज देनी चाहिए कि हाँ ऐसे क्रॉप्स आप खारे पानी में भी उगा सकते हो, और अगर वैसे क्रॉप्स हैं तो अच्छी बात है, वरना बैकयार्ड फार्मिंग, कुछ एक ऐसे यार्ड्स बना देने चाहिए जो थोड़े सी से दूर हों, तो वहाँ पे फार्मिंग भी की जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस पे सोचा जा सकता है। इसके साथ साथ और भी तरीके हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। और एक तरह से ये वीडियो लाने का एक मकसद है कि एक वॉइस रेस किया गया है इसमें। एक वॉइस किसके खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं, हर किसी से बस एक अपील है। जो इस देश को नुकसान है, उस देश के नुकसान की भरपाई सबको मिलकर करनी पड़ेगी। तो नुकसान आने से पहले ही क्यों ना स्टेप ले लिया जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।